साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है नई यात्रा नई उम्मीद। संदर्भ है राहुल गांधी के द्वारा एक बार फिर देश के साथ संवाद करने के उद्देश्य के साथ यात्रा पर निकलना। दरअसल 2024 में आम चुनाव होने को है। मार्च महीने की शुरुआत में या आखिरी में आचार संहिता लग जाएगी, पर देश के तमाम राजनीतिक दल ये मान चुके हैं कि अब चुनाव आ चुके हैं, तो सब अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। पर दो राजनीतिक दल अपनी अपने तरीके से यात्रा की तैयारी में हैं। आज हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की यात्रा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। पर आपके जहन में आ रहा होगा कि दूसरी यात्रा कौन सी है? तो दूसरी यात्रा वो है जो भारतीय जनता पार्टी देश भर में कराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक पूरे देश भर से राम भक्तों को लेकर अयोध्या की यात्रा कराएगी। अयोध्या तक पहुंचेंगे, पर राहुल गांधी राम को छोड़कर माया नगरी मुंबई की यात्रा पर निकल रहे हैं। मणिपुर से मुंबई तक की उनकी यात्रा तकरीबन 6700 किलोमीटर की रहने वाली है। इससे पहले वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के नाम से, और चौंका चुके हैं देश के तमाम उन राजनीतिक बुद्धिजीवियों को जो मानते थे कि राहुल गांधी परिश्रम नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। 4000 किलोमीटर प्रतिकूल मौसम के दौरान भी जिस तरीके से उन्होंने तय की, उससे पूरा जनमानस अचंभित रहा। हालांकि उस यात्रा के परिणाम क्या रहे, ये अभी भी मीमांसा का विषय है, पर कहीं ना कहीं उस यात्रा का सकारात्मक प्रभाव पड़ा, ऐसा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मानती है। तभी तो दूसरी यात्रा निकालने जा रही है। बस अंतर इतना है कि इस बार राहुल गांधी केवल पदयात्रा नहीं करेंगे, बल्कि बस पर भी सफर करेंगे और 2 महीने के अंतर्गत तकरीबन 6700 किलोमीटर के सफर के अंतर्गत कई राज्यों से होकर गुजरेंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या यह सफर उनके संघर्ष के सफर को खत्म कर पाएगा। 2014 से संघर्षरत कांग्रेस शनै शनै सिकुड़ती जा रही है, ऐसा देश के राजनीतिक वातावरण में महसूस किया जाता है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस को वो संजीवनी दिला पाएंगे जिसकी दरअसल देश के इस सबसे पुराने राजनीतिक दल को इस समय सबसे ज्यादा दरकार है? अयोध्या को छोड़कर मणिपुर से मुंबई तक का सफर क्या देश के जनमानस के साथ वैसा संपर्क स्थापित कर सकेगा जो कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा सके, विश्वास पैदा कर सके? इस मसले पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे आपका परिचय कराए उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि खोज की वास्तविक यात्रा नए परिदृश्य की तलाश में नहीं, बल्कि इसके लिए नई आंखें होनी चाहिए। मार्सेल प्रूस्ट ने क्या कमाल की बात कही थी। तो राहुल गांधी नई संभावनाएं तलाश रहे हैं या नई निगाह के साथ में वातावरण को देखने की कोशिश कर रहे हैं? इन दोनों के महीन अंतर को अगर हम समझे तो शायद हमारी इस चर्चा को निर्णायक मुकाम तक पहुंचने में सहूलियत होगी। तो हम इसी बात को अपने जहन में रखते हैं, उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। डॉक्टर राजू वाघमारे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र तायल जी हैं जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वह भी हमारे साथ हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ में हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ प्रख्यात वामपंथी नेता बादल सरोज जी भी होंगे। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर राजू वाघमारे जी के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश जी ने क्या कुछ इस यात्रा के संदर्भ में कहा है, उसकी एक संक्षिप्त झलक। 6713 किलोमीटर लंबा होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। करीब 67 दिन का यात्रा होगा। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक। ये 20-21 हो सकता है, 1-2 दिन यहाँ वहाँ हो सकता है, पर मोटे तौर से ये मानकर चलिए कि शुरुआत 14 तारीख को तो जरूर होगा। मुंबई में 20 या 21 हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये जयराम रमेश जी बता रहे हैं। पर एक बड़ा अंतर जो समझ में आ रहा है डॉक्टर राजू वाघमारे, यहां से आपसे आप बातचीत की शुरुआत करने जाते हैं कि क्या पिछली यात्रा के अनुभव उतने सुखद नहीं रहे जिसमें आपने पार्टी के बैनर तले यात्रा करने के स्थान पर सिविल सोसाइटी के माध्यम से यात्रा को उपक्रम किया था? पर इस बार दिखाई दे रहा है कि यात्रा कांग्रेस के बैनर तले हो रही है। अन्य राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है उनको आमंत्रण दिया जा रहा है। तो सीधे तौर पर आपसे जानना चाहते हैं 2 चीजें। एक तो यात्रा के आयोजनकर्ता के तौर पर कांग्रेस का सीधा आना, और दूसरा यात्रा के नाम का परिवर्तन। पहले यह भारत न्याय यात्रा थी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गई।
दोनों पे जरा रोशनी दीजिए ना, क्या बिगड़ रहा था, क्या संवरने जा रहा है, थोड़ा आपसे पता चले। देखिए कि ये मुद्दा कुछ लागू ही नहीं होता है कि जब भी कांग्रेस के ज्येष्ठ और वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय राहुल जी गांधी जब भी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो वहां किसी तरीके से हमें ये बताना पड़ेगा कि ये यात्रा कांग्रेस की नहीं है, सिविल सोसाइटी की है या ऐसा कुछ है। तो वैसा कुछ बात होती नहीं कि जब भी पार्टी का वरिष्ठ नेता जब भी इस तरीके की यात्रा करता है। जी तो ये रहा पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि भारत जोड़ो यात्रा का बहुत प्रभाव जिन जिन राज्यों से यात्रा गई उस राज्यों पे बहुत बड़ा प्रभाव गिरा है। पूरे भारतवर्ष में उसका प्रभाव गिरा है, लोगों के दिल में और दिमाग में भारत जोड़ो यात्रा ने एक अलग देश के प्रति का मोटिव जी जागरूक किया है। ये उसका दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा कि जिस तरीके से अभी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा हम जो बात कर रहे हैं इसका कारण कुछ इतना ये नहीं है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो पहले शुरू हो गई थी वो पूरे देश में उसका प्रसिद्धि और उसके बारे में सभी को जनता के दिल में दिमाग में ये बात आई थी कि भारत जोड़ो यात्रा है। लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं इस यात्रा के, उस यात्रा के मुद्दे हमारे हैं कि न्याय के मुद्दे हैं, आर्थिक स्थिति पे न्याय, राजनैतिक स्थिति पे न्याय और सामाजिक स्थिति पे न्याय, जी जिसकी जरूरत आज देश में है। और उस न्याय को लेके हमारे आदरणीय नेता राहुल जी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, जो निकलेंगे 14 तारीख से। ये कुल मिला के 6,713 किलोमीटर का ये सफर रहेगा। ये सफर के दौरान जो पहली यात्रा थी वो हम पूरी तरह से पैदल चले थे। ये यात्रा जो है ये मणिपुर से निकलेगी मुंबई तक और ये यात्रा में इस मुकाम के ऊपर हम पैदल चलेंगे और बाकी के जो रास्ते हैं वो हम ट्रैवल करेंगे। लेकिन हर उस मार्ग के दौरान हमारी सभाएं होगी। राहुल जी हर दिन 2 से 4 सभा के अंदर सबको मार्गदर्शन करेंगे। हमने हमारे इंडिया के सभी गठबंधन के पार्टियों को बोला है, न्योता दिया है कि आप इस यात्रा में शामिल हो जाए। तो जहां जहां से जो जो स्टेट से यात्रा जाएगी वहां के हमारे इंडिया के गठबंधन के जो लोग हैं या जो पार्टियां हैं उनको हमने न्योता दिया ये है। राजू जी थोड़ा मेरे सवालों पे आए, ये तो कहानी मैं बता चुका, लेकिन आपसे जो समझना है वो इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो आपने यात्रा रखी है वो यात्रा आपने रखी है मणिपुर से मुंबई तक की। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, तो आप माया नगरी का सफर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी दौरान धर्म नगरी का सफर करा रही है। तो भाजपा राम के पास जा रही है और आप माया के पास जा रहे हैं। क्या कहते हैं, देश के साथ कनेक्ट होने के संदर्भ में कोई बड़ी चूक तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप फिर से उलझने तो नहीं जा रहे हैं? थोड़ा इसमें रोशनी दीजिए ना। माया के फेर में फंस रहे हैं आप और भाजपा जो है राम के फेर में है, या बता रही है हम तो केवल राम राम ही कर रहे हैं। तो थोड़ा इसमें राजू जी दृष्टि मिले, सीधे तौर पे तुलना होगी, क्योंकि भाजपा की पूरी ताकत 25 जनवरी से 25 मार्च तक देश भर के लोगों को अयोध्या पहुंचाने की है। राजू जी मैं बात करूं जी। क्या है कि इस तरीके की बातें फैलाना जी और इस तरीके के शब्दों का उच्चार करना। जी अभी मुंबई को आप संपादक हो, आप मीडिया में बैठे हो तो आप कुछ भी बोल सकते हो। जी मुंबई को आपने माया नगरी बोला, जी लेकिन वही मुंबई को ये देश की आर्थिक राजधानी की कहा जाता है। जी लेकिन आपने आर्थिक राजधानी नहीं कहा, जी आपने उसको माया नगरी कहा। जी तो ये जिस तरीके का चश्मा आप पहनते हो जी उस तरीके की दृष्टि आपको दिखाई देती है। जी ये सबसे पहला मुद्दा। जी दूसरा मुद्दा, भाजपा तो धर्म, जात
और भगवान के नाम पे ही राजनीति करती है। उनके पास ना विकास का मुद्दा है, जी ना देश के लोगों को या किसानों को या गरीबों को, दलित, पिछड़े, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, ओबीसी, इनके बारे में इनको कुछ नहीं है। तो इनका जो आइडियोलॉजी है वही जाति पे आधारित है, आइडियोलॉजी भगवान पे आधारित है, आइडियोलॉजी धर्म के नाम पे आधारित है। तो ये लोग ये चीज को लेके ही आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे किसी चीज को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। आज देश की हालत क्या है? आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंची है। जी क्या अयोध्या जाने से, अयोध्या सभी को लेके जाने से उनको जॉब मिलने वाला है, जी उनके घर में तनख्वाह आने वाली है? जी आज देश में किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे। जी आज आप लोगों सभी को अयोध्या लेके जा रहे हो तो उनके कपास का भाव मिलेगा उनको, या उनके धान का भाव मिलेगा, जी या सोयाबीन का भाव मिलेगा? तो वो तो मिलने वाला है नहीं। आज के युवा जो है, ना उनको अग्निवीर की नौकरी मिल रही है, ना उनकी जो नौकरियां थी उन नौकरियां भी उनसे छीन लेके जा रही है। उनको नौकरियां तो मिलने का छोड़ो, जिनके पास है उनकी नौकरियां जा रही है। अभी इन सभी को आप अयोध्या लेके जाओगे तो वहां से आने के बाद उनको नौकरियां मिलेगी क्या? तो मिलने वाली है नहीं। तो आज देश की स्थिति क्या है? देश में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर के ऊपर हर एक व्यक्ति पीड़ित है। खाली हमारे दो लोगों को छोड़ के आज इस देश की हालत ऐसी है कि 40% जो पूरा संसाधन है वो 1-3% लोगों के पास है। बाकी लोग तो भूखे कंगाल बैठे हैं। भूखे कंगाल बैठे हैं। आज- लेकिन मैं, राजू वाघमारे जी, काफी विस्तार से आपने बात कही और मेरे चश्मे पे आपने सवाल उठाया। अब क्या करूं मैं अपने चश्मे का? अब आपने स्वयं जवाब में क्या कहा कि देखो मुंबई जो है ना वो आर्थिक राजधानी है। अब अपने यहां पर जो माया है ना, वो माया को आर्थिक पक्ष से ही देखा जाता है कि आप माया के फेर में है, मतलब रुपया पैसे के फेर में है। तो भाई मैंने जो बात कही, माननीय डॉक्टर राजू वाघमारे जी, आपने भी तो वही बात कही। पर महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है राजू वाघमारे जी, संघर्ष है। अयोध्या की ओर लेकर जा रहे हैं, उसमें भी लोग या हम चुनाव देख रहे हैं, और राहुल जी भी जो यात्रा करने जा रहे हैं उसमें भी चुनावी संभावनाओं को देखने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो आपको इसका उत्तर तो खोजना पड़ेगा कि अयोध्या बनाम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि इस चुनौती का सामना करने में आपको लगता है कि ये यात्रा उपयुक्त विकल्प है, या एक बार फिर आपको रामद्रोही के तौर पे खड़ा कर दिया जाएगा कि देखो जब पूरा देश अयोध्या की ओर जा रहा है, राहुल गांधी अयोध्या को छोड़ किसी और यात्रा पर जा रहे हैं? तो राजू वाघमारे जी बताएं कि इस चुनौती का सामना आप कैसे करेंगे? अंशु भाई, भाजपा को कितना वोट शेयर मिला इस पहले चुनाव के अंदर? जी कितना वोट मिला? 39%। तो इसका मतलब बाकी के 60% तो भाजपा ही नहीं है। जी तो आप जिस तरीके से बातें कर रहे हो कि पूरा देश जा रहा है, अरे भाजपा अपने पहचान वाले को, अपने को वोट देने वाले को, उनके विचार मानने वाले को अयोध्या लेके जा रहा है। तो उससे पूरे देश का कुछ सवाल नहीं। मैंने जो बुनियादी सवाल पूछे हैं कि अयोध्या लेके जाने से लोगों को नौकरी मिलेगी क्या, अयोध्या लेके जाने से किसानों को फसल के दाम मिलेंगे क्या, तो मिलने वाले नहीं है। मिलने वाले नहीं है। इस पे मैं आऊंगा डॉक्टर धीरेन्द्र तायल जी के पास, लेकिन मैं इससे पहले बादल सरोज जी से और बात करना चाहता हूं ताकि मैं इन दोनों पक्षों के साथ में डॉक्टर धीरेन्द्र तायल से बात कर पाऊं। बादल जी, आपसे जानना चाहता हूं इन दो यात्राओं के संदर्भ में, क्या आपको लगता है राहुल गांधी जी की यात्रा उन मौलिक विषयों को चुनाव का विषय बना पाएगी जिस पर डॉक्टर राजू वाघमारे जोर दे रहे हैं, या आप इस खतरे को महसूस कर पा रहे हैं कि 2024 का चुनाव बाकी सारे मुद्दों को भूल जाएगा और केवल राम मंदिर राम मंदिर और राम मंदिर पर ही पूरा काम हो जाएगा? बादल सरोज जी। मैं इस पे आने के पहले एक बात कहना चाहता था कि यात्राएं हमेशा समाज के लिए हितकारी होती हैं। जी यात्राओं ने ही मनुष्य समाज को उस स्थिति तक पहुंचाया है जहां तक हम लोग आज तक आए हैं। यात्रा मन का विस्तार करती है, खालीपन भी भर देती है, और
अच्छी बात यह है कि यात्रा स्वास्थ्य कारक भी होती है। चरक और धन्वंतरी को अगर आप पढ़ेंगे जी तो आप ये पाएंगे कि चरक ने ये कहा था कि सबसे बड़ी औषधि यात्रा करना है, जी और धन्वंतरी ने ये कहा था कि 7 दिन में 7 मील अगर आप चलते हैं तो वैद्य के पास जाने की आपको आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है। इस मामले में इस देश को वैद्य से और बीमारियों से बचाने के लिए, और राजनीतिक प्रश्न पर मैं बाद में आऊंगा, जी और समाज को थोड़ा सा बेहतर तरीके से जानने के लिए मेरी यह मान्यता है कि हर राजनीतिक दल को, हर सामाजिक कार्यकर्ता को, हर साहित्यकार को इस देश की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि ये देश बहुत समृद्ध है, विविधताओं से भरा हुआ है। यात्रा से आप इस देश की विविधताओं को जानते हैं और इस देश की जनता की शक्ति को समझ पाते हैं, नंबर 1। जी नंबर 2, जो प्रश्न आपने किया है उस प्रश्न में बहुत चिंता निहित है। आपने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया, खतरनाक। जी ये सचमुच में दुर्भाग्य और चिंता की बात है कि अब इस देश में एक राजनीतिक नेता अपनी अंगुली पकड़कर एक छोटे से रामलला को उनके घर में प्रवेश कराने के लिए ले जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश में जिन राम को जाना जाता है, जिन राम को माना जाता है, वो राम इतने असहाय हैं कि उन्हें किसी एक 5 साल के लिए या 15 साल के लिए चुने गए नेता का हाथ पकड़ के घर में जाने की आवश्यकता पड़े। जी ये जो बिंब है, ये जो संकेत है, और जैसा कि आपने कहा कि क्या राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़े जाएंगे, ये जो आशंका है, जो आशंका बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक अभी तक उस राम मंदिर जिसका अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ, जिसके गुंबद को अभी खड़ा होना बाकी है, जो 22 जनवरी तक पूरा निर्माण नहीं हो पाएगा, उसका इतनी हड़बड़ी के साथ प्राण प्रतिष्ठा देना अधूरे शरीर में ही, और उसके बाद जैसा कि आपने कहा है कि 22 मार्च तक लगातार पूरे देश को अयोध्या के लिए ले जाना, ये अगर राजनीति में चुनाव जीतने का यही रास्ता एकमात्र तरीका बचा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुख की बात है। आप कल्पना कीजिए कि ऐसा ही कोई चुनाव यूरोपीय देशों में लड़ा जाए और वेटिकन की यात्रा करने के नाम पर या किसी जेकोबियन संत की यात्रा करने के नाम पर चुनाव अगर वहां पर लड़े जाएंगे तो हमें कैसा लगेगा। जी यही काम अगर मक्का या मदीना की यात्रा के नाम पर अगर हो तो कैसा लगेगा। देखिए, धर्म एक पवित्र आस्था का प्रश्न है। जी धर्म लोगों के लिए, जो उसको मानते हैं, उनके लिए जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसे एक क्षुद्र राजनीति का, ईवीएम की मशीन की एक खास बटन को दबाने का जरिया बनाना केवल राजनीतिक रूप से ही बहुत ज्यादा अस्वीकार्य नहीं है, बल्कि धार्मिक रूप से भी ये उस धर्म के साथ एक ऐसा कुटिल व्यवहार है जो नहीं होना चाहिए। निस्संदेह आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये पूरी का पूरा जमावड़ा जो अयोध्या में हो रहा है, उनका राम से कोई लेना देना नहीं है। मैं, अगर आप फुर्सत देंगे मुझे, तो मैं आपको बता सकता हूं कि 6 दिसंबर की शाम को अटल बिहारी वाजपेयी पूरे देश से माफी मांग रहे थे तो क्या बोल रहे थे। 7 दिसंबर को आरएसएस के उस वक्त के सह कार्यवाह राजेंद्र सिंह जी, रज्जू भैया जी ने जो वक्तव्य जारी किया था, उसमें उन्होंने उस इमारत को गिराए जाने की कितनी कठोर शब्दों में निंदा की थी, अफसोस व्यक्त किया था कि ये आरएसएस का आचरण नहीं है। मैं आपको वो वक्तव्य भी दे सकता हूं जिसमें श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने ये कहा था कि वो उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा दुखद दिन है। तो जब इन खुद ने ये माना था कि धर्म को राजनीति के साथ गठबंध करना अच्छा नहीं होता, देश के प्रति ठीक नहीं होता, उसके लिए माफी मांगा जाना चाहिए, तो अगर वो उसके लिए, उसके आधार पर अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है। राहुल गांधी जी की यात्रा के लिए शुभकामनाएं, और ऐसी यात्राएं मैं चाहूंगा कि बाकी राजनीतिक दलों के भी कार्यकर्ता करें और उन मुद्दों को लोगों के ध्यान में लाए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्ज 21 लाख करोड़ से ज्यादा क्यों हो गया है, भारत का घाटा 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हम लोगों ने दूसरे लोगों को दे देकर आज कहां पर अपने आप को पहुंचा दिया है। बेरोजगारी एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए राम के महिमा मंडन के नाम पर चुनाव लड़ने की बजाय अगर वो लव और कुश की जो आज स्थिति है, अगर सीताओं की जो आज स्थिति है, उस पर ध्यान को केंद्रित करेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। अगर राहुल गांधी की यात्रा इस तरीके के मुद्दों को सामने लाती है, जैसा कि वाघमारी जी ने कहा भी है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग उनके साथ शामिल होंगे, हमारी उस यात्रा के प्रति सहानुभूति है। आखिरी बात, जहां तक उसको मणिपुर से शुरू करने का प्रश्न है, मुझे लगता है कि सारे नेताओं को मणिपुर जाना चाहिए। जी मणिपुर सीता का इलाका है,
जी आप राम के पास जा रहे हैं अपनी सीता को लिए बिना, वो आपका प्रश्न है, लेकिन मणिपुर सीता से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी माना जाता है। और वहां अगर वहां की सीता है या वहां के लव और कुश आज इस तरीके की हालत में है कि एक दूसरे के प्रति मारा काटी हो रही है, तो मेरे ख्याल से फायर ब्रिगेड को, हमारी सारी राजनीतिक पार्टियों की फायर ब्रिगेड्स को वहां पर पहुंचना चाहिए और उसे देश के साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बंबई के बारे में आप जो बोल चुके हो, तो उस पर वाघमारे जी की टिप्पणी आपको आ गई है, लेकिन अगर माया नगरी भी है वो, जी तो उस माया को तोड़ने के लिए उस माया नगरी में भी प्रवेश करना चाहिए, ताकि इस माया के राज को तोड़ा जा सके और भारत को उसकी उस सकारात्मक प्रगति के रास्ते पर लाया जा सके, जहां पर हम धार्मिक आधार पर लोगों को बांटते नहीं है, बल्कि हम हमारी धार्मिक विविधताएं लोगों को जोड़ती हैं। बादल सरोज जी ने काफी विस्तार से काफी सारी बात कह दी है। तो मेरे पास डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल आपके पास आने के लिए पर्याप्त सामान मौजूद है। बादल जी ने सबसे कमाल की बात जो कही वो ये कही कि एक राहुल गांधी को नहीं, इस देश के सभी सियासी लोगों को मणिपुर जाना चाहिए। मुंबई पहुंचने को लेकर भले ही सवाल हो, पर मणिपुर लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, इस पर भी सवाल उतना ही मौजूद हो जाता है। क्या कहते हैं कि राहुल गांधी ने इस समय जो देश की सबसे बड़ी जरूरत है उस जगह पर पहुंचने का फैसला किया है। क्या कहेंगे इस पर, एक सवाल। और दूसरा सवाल जो डॉक्टर राजू वाघमारे ने उठाया कि आप सबको अयोध्या ले जा रहे हो, उससे क्या उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा जो इस समय पर देश के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं, और राहुल गांधी उस संदर्भ में न्याय दिलाने के लिए ही सड़क नापने निकलने जा रहे हैं। तो डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल, थोड़ा रोशनी मिले आप जैसे प्रखर प्रवक्ता की मौजूदगी के चलते। धन्यवाद हिमांशु जी। सबसे पहले तो जो बादल जी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। एक पॉइंट पे जो उन्होंने कहा, यात्राओं पे सबको जाना चाहिए, बिकॉज आपको समाज से जुड़ने का मौका मिलता है, समाज को समझने का मौका मिलता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो अच्छी बात है, राहुल गांधी जी निकल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि उनको देश की समझ मिले, देश के बारे में जाने, क्योंकि जब भी कहीं वो जाते हैं और देश की बात करते हैं, और खास करके जब वो किसी विदेश में चले जाते हैं, विदेश के किसी देश में जाते हैं, तो वहां जैसी बातें वो करते हैं अपने ही देश के बारे में, शायद उन्हें भारत को बेहतर समझने की जरूरत है। दूसरी बात कि कल की ही स्टेटमेंट आई है जो अपने आप में, जिसको कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जी बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट कांग्रेस ने दी कि ये जो यात्रा है, दिस इज पॉलिटिकल बट नॉट इलेक्टोरल। तो उसका क्या मतलब हुआ, पॉलिटिकल बट नॉट इलेक्टोरल? मतलब ये है कि ये यात्रा राजनीतिक तो है, लेकिन कल को जब हमारी 2024 में पिटाई हो जाएगी तो ये यात्रा इलेक्टोरल नहीं है। तो उसको राहुल गांधी जी के साथ उस हार को नहीं जोड़ना है, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। क्योंकि हम अपना राजू जी, मैं बोल रहा हूं, आपने पूरा लंबा समय लिया, मुझे समय दें, प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ राजू जी, आप राजू जी से हम बाद में बात करेंगे, आप अपनी बात कहें ना। राजू जी ने हस्तक्षेप के लिए हाथ उठाया है, ये तो उनका नैसर्गिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं, तो उन्हें हम मौका देंगे, पर आप अपनी बात पूरी करें ना। वो उनके ऊपर ऐसा कोई वो नहीं आए, क्योंकि पिछली यात्रा जब हुई तब उसका क्या परिणाम निकला। उसके बाद में 3 चुनाव हुए थे। गुजरात का चुनाव हुआ, वाइप आउट हो गया। दिल्ली एमसीडी हुआ, वाइप आउट हो गया। हिमाचल में 0.9% डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी वोट शेयर इंक्रीज हुआ। मतलब उसका कोई भी इंपैक्ट, जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इलेक्टोरल कैसे भी ले लीजिए, कोई इंपैक्ट वहां पे नहीं हुआ। तो उसको देखते हुए इसको पॉलिटिकल बट नॉट इलेक्टोरल बनाया गया। एक दूसरा, ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि एक कहावत है कि डोंट मेंड इट इफ इट एंट ब्रोक। वो जो टूटी नहीं है, भारत जुड़ा हुआ है, भारत टूटा ही नहीं, तो अब जोड़ क्या रहे। अगर भारत को तोड़ा किसी ने, तो जिसको आपने कहा भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल, उसने तोड़ा। अगर भारत का पार्टीशन किया तो उसने किया कि चलो दोनों मिल के एक देश ले लेते हैं, उसके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कांग्रेस ने तोड़ा।
370 कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आई। उसको जोड़ा किसने? भाजपा ने जोड़ा। आज सारे देश में एक संविधान है, एक निशान है, एक प्रधान है, जो हम कहते आए हैं अब तक। तो भारत को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। लेकिन जो भारत जुड़ा हुआ है उसको राहुल गांधी जी कैसे जोड़ने वाले? जी पिछली जो यात्रा इनकी हुई, उस यात्रा में कैसे कैसे अच्छे लोग इन्होंने भारत को जोड़ने वाले मिलाए, जैसे कन्हैया कुमार मिलाए, जो भारत तोड़ो गैंग के लोग हैं वो। मैं बहुत माफी के साथ डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल आपसे सवाल करता हूं, ये कैसा जुड़ा हुआ भारत है जिसमें एक मणिपुर राज्य में कुकी और मैतेई लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं और आप तमाशा देख रहे हैं? थोड़ा इस बार रोशनी मिल जाए आपसे, बाकी विषयों पर भी विस्तार से बात कर लेंगे, पर जब आप इतना जुड़ा हुआ बताया है तो आप बताएं कि मणिपुर पिछले 1 साल से दहक रहा है, इसके बाद आपको नहीं लगता है कि हां प्रयास की जरूरत है, मरहम की जरूरत है, समन्वय बनाने की जरूरत है, दिलों की दूरियों को खत्म करने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है? जी डॉक्टर धीरेन्द्र जी। कह रहा हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी और जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है वो हर इस इशू पे बिल्कुल सजग है और चारों तरफ से हर तरीके का प्रयास मणिपुर में तो चल ही रहा है। अभी आपने लेटली जो देखा कि नॉर्थ ईस्ट में जो आर्म्स ले डाउन या उस तरह का, तो सारा एक प्रयास, हर तरह का प्रयास चल रहा है। तो टू से कि जी शायद वो अबंडन कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी तरह का प्रयास सबको मालूम है कि हो रहा है, लेकिन कोई अपने राजनीतिक उसके लिए उसको और आग देना चाहे, कहना चाहे नहीं कुछ नहीं हो रहा, वो राजू जी का एक धर्म है, उनको कहना ही पड़ेगा यहां आकर, उनके पास कोई और कोई विकल्प है भी नहीं। अच्छा अब डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल जी एक सवाल है मेरा, राहुल गांधी जी की यात्रा का क्या इंपैक्ट रहा? भाई इंपैक्ट ये रहा, कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री है भाई, और तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बन गई है, इतना साफ दिखाई दे रहा है। और 2024 के लिए कोशिशें सामूहिक रूप से कर रहे हैं कि कैसे भी आपको किनारे करें और इन लोगों को मौका मिले। तो अब डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल जी आप तो ये बताओ कि इस यात्रा को लेकर आप क्या देख पा रहे हो? ऐसा नहीं है कि सिफर आया यात्रा का, आया है ना परिणाम, 0.9% ही वोटों की शक्ल में आया, पर 0.9 ने भी कमाल कर दिया ना। आप विपक्ष में हो गए, ये सत्ता पक्ष में हो गए, इस अंतर को तो समझिए ना आप, या इससे इंकार करोगे? नहीं, मैं तो समझा, मैं भी यही कह रहा हूं जी। तो आप मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर इतना कॉन्फिडेंस है हमारे में कि हमारी यात्रा कमाल कर देगी, राहुल गांधी को nth बार रीलॉन्च कर देगी, चाहे पेलोड उस रॉकेट में है या नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन शायद राहुल गांधी लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन तो फिर आप क्यों शर्मा रहे हो उसको कहने से कि ये मेरी इलेक्टोरल बैटल है? बड़ी कमाल की बात कही है वैसे डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल जी ने, और इसमें डॉक्टर राजू वाघमारे तो समय आने पर जवाब देंगे, लेकिन मैं प्रेम कुमार जी से इस पर विस्तार लेता हूं। और प्रेम कुमार जी आप ही बताओ, ये राजनीतिक यात्रा तो है पर इसका चुनाव से संबंध नहीं है, क्या मान लिया? चुनाव में सफलता नहीं मिल रही इसलिए जयराम रमेश जैसा बुद्धिजीवी अभी से ही बचाव की मुद्रा में आ गया, या कुछ और आप देख पाए? क्योंकि डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल जी ने सवाल तो ठीक उठाया है, बिटवीन द लाइंस, बड़े कमाल की है। जी जी मनुष्य जी, बहुत अच्छा सवाल भी है और इसका जवाब इस रूप में भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो यात्रा निकाल रही है, जिस यात्रा का जिक्र आप कर रहे हैं जी, वह भी तो धार्मिक यात्रा है, राजनीतिक नहीं है, चुनावी नहीं है। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है जी? चूंकि चुनाव से पहले पूरा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजन करना अधूरी मंदिर रहते हुए, अधूरा मंदिर रहते हुए जी, तो ये तो अपने आप में चुनाव से पहले उसका आयोजन, उसकी तारीख तय करना, जी, तो ये विशुद्ध रूप से कैसे गैर राजनीतिक या गैर चुनावी हो सकता है? जी। तो जैसे वो गैर चुनावी नहीं बोल पा रहे हैं, वैसे कांग्रेस भी नहीं बोल पा रही है कि ये चुनावी यात्रा है। नहीं प्रेम कुमार जी, इतना सरल मसला नहीं है ना। देखो भाई, देखो भाजपा ने यह भी नहीं कहा कि ये राजनीतिक यात्रा है, इसलिए इसे चुनावी यात्रा भी नहीं कहा जा रहा, भले ही हो। पर कांग्रेस ने क्या कहा, ये राजनीतिक यात्रा तो है पर चुनावी नहीं। एक बार राजू जी चाह रहे कि इस बात सुझाव हो जाए, एक बार राजू जी अपना पक्ष रख ले। जी राजू जी, हम प्रेम कुमार जी से फिर आगे विस्तार लेते हैं। देखिए,
हम हर एक बात को कैसे लेते हैं, जी जैसा वो अंधों की स्टोरी आपको मालूम है जी कि अंधा हाथी के पैर को छूता है, बोलता है हाथी खंबे के जैसा है। जी तो आपकी सोच कैसी है उसके ऊपर आप विचार करते हो। जी अभी भाजपा ने क्या विचार किया, हमने जो बोला कि हमारी यात्रा जो है वो राजनैतिक है, चुनावी नहीं है। जी बोला क्योंकि हमारी यात्रा में इंडिया गठबंधन के बहुत से दल शामिल होने वाले हैं। हम अलग अलग राज्यों से जाने वाले हैं। अलग अलग राज्यों से जब भी हम जाएंगे वो गठ शामिल होंगे। ये कांग्रेस की यात्रा है, हम इसको चुनावी कहते हैं। तो कांग्रेस उनके क्षेत्र के अंदर अपना प्रचार कर रही है, ये गलत हो जाता है। जी हम साथ में लड़ते हैं। हम साथ में कैसे लड़ते हैं? तो भाई आप हमारे साथ इधर तक आ जाओ, हम हमारे साथ इधर तक आ जाते हैं। ये हमारा क्षेत्र है या ये सीट हमारी है, ये सीट आपकी है, इसके ऊपर आगे का सब कुछ निर्भर रहता है। अभी ये कांग्रेस ने अपनी यात्रा की, अभी ये में और अखिलेश यादव जी के चुनाव क्षेत्र के अंदर मैं कांग्रेस की चुनावी यात्रा करूं तो ये गलत होगा। तो हम हमारे सहयोगी के साथ बहुत प्रामाणिकता से पेश आते हैं और इसीलिए हमने कहा है। देखो धीरेन्द्र दाले जी, देखो राजू वाघमारे जी कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। अपने सहयोगियों को कष्ट ना हो, दुख ना हो, असहज स्थिति ना हो, इसलिए इतने बड़ा पराक्रम के बावजूद भी उसका श्रेय लेने से अपने आप को बचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाई हमारे सहयोगियों को इसका नकारात्मक एहसास ना आए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। पर मैं प्रेम कुमार जी आपसे आगे का विस्तार लेता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई राहुल गांधी की यात्रा को इतनी संजीदगी से लिया जाएगा जब पार्टी खुद कह दे कि भाई ये राजनीतिक यात्रा है पर चुनावी यात्रा नहीं? क्या आप मानते हैं कि राजू वाघमारे जी की ये दलील से लोग सहमत हो जाएंगे कि भाई सहयोगी दलों को खराब ना लगे इसलिए कहा है, या इस चुनाव के संदर्भ में राहुल गांधी की यात्रा एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके राजनीतिक प्रभाव को चुनाव में महसूस किया जाएगा, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक? हिमांशु जी, इसको थोड़ा सा इस रूप में देखें कि कोई भी यात्रा जी जो निकलती है तो वो यात्रा चुनावी लाभ के लिए नहीं निकलती, चुनावी लाभ मिल जाता है। दोनों में फर्क है। अगर हम यात्रा निकालते हैं और उसका मकसद, मान लीजिए इस यात्रा का नाम है न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ना भी एक संकल्प है और न्याय दिलाना भी एक संकल्प है। तो ये एक संकल्प यात्रा है। कभी आडवाणी जी ने भी सोमनाथ से यात्रा की थी तो वह भी एक संकल्प यात्रा थी। तो संकल्प यात्रा को अगर राजनीतिक या अगर चुनावी बोल दिया जाए तब तो संकल्प वहीं खत्म हो जाता है, तो चुनाव ही संकल्प हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी यात्रा चुनावी संकल्प, चुनावी हो ही नहीं सकती या होना नहीं चाहिए। हाँ, उसका प्रतिफल जरूर चुनावी फायदे। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार देता हूं मैं प्रेम कुमार जी। जो पहली यात्रा थी ना जिसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा, उसको राजनीतिक यात्रा कहने से भी इंकार कर दिया था कांग्रेस ने। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा है ये कहने से भी इंकार कर दिया था। आपको स्मरण होगा, ये कहा गया था जैसे बाकी यात्री हैं उनमें से एक राहुल गांधी भी हैं। क्या पहले वाला निर्णय गलत था? कांग्रेस को समझ में आया अरे राजनीतिक यात्रा ही ठीक रहती है इसलिए ये किया गया, या कुछ और आप देख पाए? एक तो ये। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि इतना अगंभीर बर्ताव क्यों कर रही है कांग्रेस, जबकि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले आप ऐलान करते हैं कि भारत न्याय यात्रा होगी और 4 दिन बाद बोलते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी। उद्देश्य को लेकर यह भ्रम क्या जनता के मन में विश्वास पैदा करा पाने में कामयाब होगा? क्या आपको नहीं लगता है प्रेम कुमार जी कि कांग्रेस के स्तर पर राहुल गांधी के संदर्भ में कहीं ना कोई असहजता है जिसके चलते इस प्रकार के अप्रिय दृश्य देखने को मिलते हैं? निश्चित रूप से आपके प्रश्न गंभीर हैं कि जब पहली यात्रा शुरू हुई थी तो तब भी वो यात्रा राजनीतिक थी। जब राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति
कोई अपना हेल्थ सुधारने के लिए, जैसा सरोज बादल जी कह रहे थे उसके लिए तो यात्रा नहीं कर सकता ना, फिर तो मैदान के चक्कर लगाए सुबह में। तो ये जाहिर बात है कि ये यात्रा राजनीतिक थी और उसका मकसद उत्तर से दक्षिण आना, देश को जोड़ना भी तो एक राजनीतिक कार्यक्रम है। तो उसको राजनीतिक क्यों नहीं कहा गया? यह तो हम लोग तो राजनीतिक बोला करते थे, लेकिन ये राजनीतिक ऑफिशियली क्यों नहीं कहा गया? ये बात जरूर राजू वाघमारे जी के लिए ये प्रश्न बहुत कठिन है, उनको भी जवाब देने में मुश्किल आएगी। लेकिन आज अगर उस चीज को माना गया है तो हम इसको भूल सुधार बोल सकते हैं। राहुल गांधी यात्रा करो, राजनीतिक कैसे नहीं होगी? और तो निश्चित रूप से ये राजनीति, जब आडवाणी जी सोमनाथ से यात्रा कर रहे थे धार्मिक होकर के भी वो राजनीतिक थी। तो ये धार्मिक तो यात्रा है नहीं, ये तो एक अधिक से अधिक हम ये कह सकते हैं राष्ट्रवाद से प्रेरित यात्रा मान सकते हैं, देशभक्ति से जुड़ी हुई यात्रा मान सकते हैं। ये एक वैसी कवायद थी। अब जब न्याय यात्रा जुड़ी है, उसमें नाम न्याय आया है, तो हमें लगता है कि कंफ्यूजन से ज्यादा थोड़ा सोच का विस्तार है कि भारत जोड़ने के साथ साथ हम न्याय को प्रतिष्ठित करें, जो आर्थिक न्याय, अन्याय, सामाजिक अन्याय और दूसरे तरह के जो अन्याय हैं, उस अन्याय को खत्म करने के लिए एक न्याय यात्रा इसका एक तरह से विस्तार में मानता नहीं प्रेम कुमार जी, मामला इतना सरल नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होगी ये नहीं कहा गया था। राहुल गांधी दोबारा यात्रा पर निकलेंगे और इस बार यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा होगी। और कल फिर कहा गया कि इसमें परिवर्तन किया है, अब यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी। तो न्याय यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राजू जी को शायद इसमें कुछ इंकार है, वो शायद तथ्य को स्पष्ट कर देंगे। जी राजू जी। क्या है कि मीडिया को सबसे ज्यादा जल्दी रहती है कि कांग्रेस ने ऑफिशियल बोलने के पहले जी इस तरीके के प्रश्न उछाले जाए कि जिस तरीके से लोगों के दिल में संभ्रम पैदा हो। जी अभी कांग्रेस ने अधिकृत जब तक जाहिर नहीं करती कांग्रेस कि उस यात्रा का नाम क्या होगा, तो पहले ही मीडिया के लोग अपने आप को पूरा विज्ञानवादी समझ के, ज्ञानी समझ के अपने आप बोल देते हो कि कांग्रेस ने ये ऐसा पहले सोचा था, अभी ऐसा बोला। कांग्रेस ने ऑफिशियली कभी कहा नहीं था कि कौन से नाम से आएंगे। ऑफिशियली कभी कहा जाता है, हिमांशु जी आप मीडिया में हो, हम जब भी पत्रकार परिषद लेते हैं, हमारा जो मुख्य प्रवक्ता रहता है या मुख्य नेता रहता है, वो जब भी वो सब चीजें लेके सामने आता है तभी उसको अधिकृत माना जाता है। अच्छा एक बार बताओ राजू जी, मीडिया पे तो आप खासे कुपित हो, पर ये बताओ ये आपकी चीजें इतनी जल्दी लीक कैसे हो जाती है? ये न्याय शब्द आ रहा है, ये कैसे पता चला भाई? या मीडिया ने न्याय दिया आपको, भाग गया, तो मीडिया का धन्यवाद तो नहीं करना चाहेंगे? आपने बड़ी मदद की हमारी, हम तो भारत जोड़ो यात्रा ही निकाल रहे थे, न्याय शब्द आपने दे दिया, तो मीडिया ने कम से कम एक ठीक काम आपके लिए कर दिया। आपने कुछ न्याय शब्द दिया नहीं है, ना किसी मीडिया ने दिया है। हम उसके बारे में जो सोच रहे थे, हमने जो सोच के पूरी तरह से ऑफिशियली जब ये अभी कहा है तो ये हमारा ऑफिशियल है। उसके पहले भी आप जो सोचते हो, क्या बोलना चाहते हो, ये संदर्भ क्या है, वो सब लेके आप अभी शो में तो नहीं बैठते ना। आप बैठने के बाद जो बातें करते हो वो उसके पहले की बातों को तो लेके कैमरा के सामने नहीं आते हो हिमांशु जी, तो उस बातों के लिए आप क्यों बातें कर रहे हो? तो हमारा मुद्दा साफ है कि हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और इस देश के पीड़ित दलित, आदिवासी, ओबीसी सभी लोगों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय देके भारत के साथ जोड़ने का काम करने के लिए। तो एक मौलिक सवाल है डॉक्टर राजू वाघमारे जी आपसे, और आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न से ही निकला हुआ ये सवाल है, फिर मैं डॉक्टर धीरेन्द्र तायल जी के हस्तक्षेप को सुनने के लिए जाऊंगा। आपने बड़ी कमाल की बात कही कि भाई लोगों को रोजगार मिल जाएगा क्या अयोध्या जाके, लोगों को मकान मिल जाएगा क्या अयोध्या जाके, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी क्या अयोध्या जाके, तो तमाम जो मसले हैं, बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या अयोध्या जाके, ये सवाल थे। अब आप आ जाओ, ये राहुल गांधी की यात्रा से ये सारे समाधान हो जाएंगे क्या? इसके संदर्भ में कोई रोड मैप आप लेकर आ रहे हो क्या? भाई 55 साल इस देश पर आपने राज किया, गरीबी हटाओ का नारा तो आप ही ने दिया था। गरीब आज भी हैं और इस कदर गरीब हैं कि सरकार बता रही है 82 करोड़ लोगों को 5 साल तक मुफ्त राशन देना पड़ेगा।
इतनी गरीबी है कि लोगों को मुफ्त का खाना खिलाना पड़ रहा है। तो थोड़ा राजू जी आप बताओ, ये अयोध्या जाकर तो इनमें से किसी का समाधान मिलता दिखता नहीं। आपके जवाब के साथ में हूं, सवाल के साथ में हूं, पर आपकी यात्रा के अंदर कोई रोड मैप है क्या? या राहुल गांधी सड़क पर चल दिए, राहुल गांधी बस से चल दिए, इससे बेरोजगारी खत्म, इससे महंगाई खत्म, इससे सीमाएं सुरक्षित, ऐसा कुछ हो जाने वाला है? रोड मैप क्या है, क्या करेंगे? ये जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि ये जो देश के सामने बुनियादी मुद्दों है, ये बुनियादी मुद्दों को छोड़ के इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। यात्रा के अंदर लोग मिलते हैं, लोगों के साथ बातें होती है, उनकी समस्याएं होती है, उनको किस तरीके से न्याय दिया जाता है, उस सभी बातों के ऊपर चर्चा होती है, विमर्श होता है। और इसका प्लान तो हम लेके आएंगे ना। हम तो बोल रहे हैं कि हमारे काल में बेरोजगारी 8.5-9% पूरे देश के इतिहास में नहीं थी जी। जब से कांग्रेस ने राज्य चलाया पूरे देश के अंदर, जीडीपी कभी माइनस में गया ही नहीं। जब अपने पास सुई बनाने का कारखाना नहीं था, उस वक्त के बाद भी जीडीपी माइनस में गया नहीं। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, जीडीपी माइनस में चला गया। आज 5 लाख जो उद्योगपति है उनके पूरे कर्जे माफ कर दिए, लेकिन 5 करोड़ गरीबों को मनरेगा से बाहर कर दिया गया। अभी आपने इन्होंने जो जो किया है इस देश के, तो देश को तो 50 साल पीछे लेके गए। आज देश की हालत क्या है? ये जो बोलते हैं ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, अरे लोगों को अनाज नहीं है, लोगों को खाने को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। और रही बात मुफ्त की, तो मुफ्त की बात इस इलेक्शन के लिए मोदी जी और अमित शाह जी ने आचार संहिता का भंग करके ये इलेक्शन जीतने के लिए ये घोषणा की। ये घोषणा इलेक्शन जीतने के लिए की है, ये डॉक्टर राजू वाघमारे जी का कहना है। मुझे जाना है बादल सरोज जी के पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर धीरज दयाल जी का हस्तक्षेप सुनूंगा। जी धीरज जी, क्या ऐसा कह दिया प्रेम कुमार जी ने कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे? उसके बाद तो राजू वाघमारे जी ने बहुत कुछ कह दिया जो शायद आपको बर्दाश्त ना हो रहा होगा। क्या किए आप देश के साथ? नहीं, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वाघमारे जी ने अपने आप को ही बांध लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जो ये पॉलिटिकल और इलेक्टोरल वाला डिफरेंस है वो अपने इंडी अलायंस वाले जो है उनके लिए किया जी। मेरा बेसिक प्रश्न ये है कि जो इंडी अलायंस है, क्या वो पॉलिटिकल अलायंस है या इलेक्टोरल अलायंस है? जी, वो पॉलिटिकल अलायंस तो है नहीं, बिकॉज एक कॉमन कोई उनके बीच में विचारधारा नहीं है, कोई कॉमन एक ही एजेंडा कॉमन है, मोदी हटाओ जी। उसके अलावा उनकी फिलॉसफी, उनकी पॉलिटिकल थॉट कहीं मिलता नहीं है जी। तो वो तो इलेक्टोरल अलायंस है। अगर वो इलेक्टोरल अलायंस है तो वो इलेक्टोरल अलायंस वाले लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं वो पॉलिटिकल है। वो मेरे ख्याल उन्होंने अपने आप को ऐसे बांध लिया कि अब उनको भी नहीं समझ में आ रहा मैं इसमें से निकलूं कैसे। जी। एक बात तो ये हो गई जी। दूसरी बात, उन्होंने जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की एक, जैसे उन्होंने खुद ही कहा कि आप कौन सा चश्मा पहन के बैठे हो, वो प्रॉब्लम ये हो गई उन्होंने जो चश्मा पहना वो जो कई बार हवाई जहाज में देते हैं जो सोने के लिए होता वो वाला पहन लिया है, अब उसमें से ही नहीं रहा। अगर इन्होंने हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी दी, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग 5 इकोनॉमी बन गई, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, 3rd लार्जेस्ट बनने जा रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई, वो कोई तो कर रहा है। आपने तो उसको फ्रेजाइल 5 में रखा था। अब जो अगर जीडीपी बढ़ रही है 6.5%, 7% बढ़ रही है, वो एडिशनल प्रोडक्शन कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है। जो कर रहा है, किसी को नौकरी मिली उसको मिल रहा है। पॉवर्टी की आपने बात की, आपने तो गरीब हटाने की बात कर ली थी, गरीबी तो आपसे हटी नहीं। लेकिन वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि इंडिया में जो पॉवर्टी है 12.5% नीचे आ गई। 12.5%। अच्छा एक बात बताओ डॉक्टर धीरज दयाल जी, मुझे तो इतनी मोटी मोटी बातें सीधे समझ में आती नहीं है। मैं तो वही बात समझ पाता हूं जो आप समझाने की कोशिश करते हो सीधे तौर पर। ये देखो आपने देश को कमाल के रास्ते पर ला दिया और देश तो समृद्धि की नई राह पर निकल गया, ऐसा आप हमें समझा रहे हो। इस देश की आबादी जो बताई जाती है वो तकरीबन 140 करोड़ बताई जाती है और देश समृद्धि की राह पर है। अब ये कैसी समृद्धि है ये डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल आप ही समझाओ, जिसमें 82 करोड़ लोग 140 में थे इस लायक नहीं है
कि अपनी मेहनत की रोटी खा सकें, वो आपकी खैरात पर जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आप ही बता रहे हो, और अभी मजबूर नहीं, अगले 5 साल तक मजबूर रहेंगे, क्योंकि आप बता रहे हो कि इन 82 करोड़ लोगों को 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुफ्त कौन रोटियां तोड़ता है? जो निकम्मा होता है, जो काहिल होता है, जो नकारा होता है, जिसके बस का नहीं होता है। तो मुझे डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल जी, आप जैसे एक विद्वान प्रवक्ता से इस बात को जरूर समझना है कि आखिर इस देश के समृद्धि के शिखर पर जाते हुए ऐसे हालात क्यों हैं जिसमें 82 करोड़ लोग मुफ्त की रोटी के मोहताज हैं। इस सवाल का उत्तर की अपेक्षा आपसे धीरेन्द्र जी मेरी है। हिमांशु जी, पहली बात तो जिस प्रकार के शब्द आपने देश की 80 करोड़ जनता के लिए इस्तेमाल किए, शायद मीडिया में होने के कारण आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 80 करोड़ जनता के लिए हमें इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। मैं बहुत सम्मान के साथ धीरेन्द्र दयाल जी आपकी इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपना तर्क देता हूं। देखो भाई, मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं है और मैं राजनेता भी नहीं हूं। समाज में क्या माना जाता है? मुफ्त का राशन कुल मिलाकर 2 ही स्थितियों में स्वीकार होता है। या तो कोई संत होता है जिसके संदर्भ में समाज की जिम्मेदारी है कि उसके भोजन की व्यवस्था करे, या गरीब, निर्धन या असहाय होता है जिसके संदर्भ में समाज मुफ्त में राशन की व्यवस्था करे। इस देश ने पुरुषार्थ को ही हमेशा श्रेष्ठ माना है। आदमी मेहनत से कमाए, यह समाज की अभिलाषा रही है, यही भारत की सनातन संस्कृति रही है, जिसमें पुरुषार्थ को ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, तो उसका अगर मुझे स्वयं आप बता दें धीरेन्द्र दयाल जी कि बिना काम के राशन पाना किसके लिए सम्मान का विषय हो सकता है सिवाय संत के अलावा? तो क्या आपका कहना है कि 80 करोड़ संत है इसलिए उसके संदर्भ में हम जिम्मेदारी उठा रहे हैं, या आप मानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मेहनत की रोटी खा सके इसलिए हम व्यवस्था कर रहे हैं? तो इसका उत्तर आपको देना होगा, ना कि एक भावुकता का ये आपत्ति जताना कि आप ऐसे शब्द देश की जनता के लिए प्रयोग कर रहे हैं। अरे मैं क्या प्रयोग कर रहा हूं? जो आप कर रहे हैं उसके निहितार्थ क्या हो सकता है उसको लेकर सवाल उठा रहा हूं। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मैं नाराज हो रहा हूं, लेकिन मैंने सिर्फ उस शब्दावली पे आपत्ति जरूर जताई और उससे आगे मैं चल रहा हूं। और कुछ जो बातें राजू जी ने कही, मैं वहीं से उठाता हूं और कर्कश शब्द इस्तेमाल करता हूं। अपने देश में बड़े खराब तरीके से प्रयोग किया जाता है उस व्यक्ति के लिए कि मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। तो मुफ्त की रोटियों का मतलब क्या होता है कि कोई मेहनत की नहीं हो, खा रहे हो मजे में। तो इसके संदर्भ में बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से समाज दृष्टि से देखता है। इसलिए मैंने धीरेन्द्र जी ये बात कही कि अगर वाकई देश प्रगति की राह पर है तो लोगों को मेहनत के साथ उनका यथायोग्य पारिश्रमिक मिलने की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही, जिसमें लोग खरीद कर अपने परिवार का पेट पालन कर सके, बजाय इसके कि वो इस अनुदान पर जीवित रहें जिसमें उन्हें हर महीने सरकार से राशन मिलने वाला है। ये सवाल था, अन्यथा नहीं लेंगे। एक मौलिक बात थी, समाज के बीच चर्चा में रहती है। मुझे लगता है कि आप इसे सम्मान के साथ ही स्वीकार करेंगे आपत्ति को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं उसको वहां लेके जाऊंगा, इसके रिस्पॉन्स को, जो राजू जी ने बात कही कि हमने तो कभी नेगेटिव जीडीपी नहीं होने दिया। अरे भाई, आपके टाइम पे कोरोना आया, आपने फ्रजाइल 5 में लेके गए देश को। अब उस समय की जो एक सिचुएशन सारे देश में हुई, सारे विश्व में हुई, उसमें से भी आपका देश जो है सबसे अच्छा निकला। लेकिन उस समय जो एक सारे विश्व की जो सिचुएशन बनी उसको एक काउंटर किया गया। और मजे की बात यह है कि इन्होंने अपने ही शब्द, अपने ही वक्तव्य में ये कहा कि जी लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और दूसरे शब्द में ये कह रहे हैं कि आप रोटी दे क्यों रहे हो। तो मतलब क्या चाहती है कांग्रेस कि अगर इनकी बात मान लें कि खाने के लिए रोटी नहीं है और मोदी जी आप रोटी दे क्यों रहे हो, तो मतलब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि लोगों के पास खाने को ना रहे? ये देने कैसा है। लेकिन मैं वापस बादल सरोज जी आपके पास आना चाहता हूं ताकि विषयांतर ना हो। क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने थोड़ा विलंब कर दिया? अगर भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण इतना ही प्रभावी था, इतना ही समाज के बीच में संदेश देने वाला था, तो ये यात्रा उसी स्वरूप में अगर कुछ पहले शुरू होती तो ज्यादा प्रभावी होती। राहुल गांधी की इस बात को लेकर बड़ी सराहना हुई, जैसे आपने सेहत से जोड़ दिया कि चलना चाहिए, पर इस बार भाई चल नहीं रहे हैं, इस बार बस में चल रहे हैं, बस साथ में चलेगी। तो आपसे जानना ही चाहता हूं बादल सरोज जी,
ये एक राजनीतिक सवाल है और एक राजनीतिज्ञ से ही है, विचारक से नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि थोड़ा लेट हो गए राहुल गांधी, थोड़ा लेट हो गई कांग्रेस? चुनाव आचार संहिता मार्च में लगनी है, जैसे तैसे भी यात्रा पूरी करनी है, इसलिए राहुल पैदल सड़क नापने के स्थान पर बस से अवदेश नाप देंगे। क्या कहते हैं आप? कुछ देर हो गई? आपने शायद म्यूट का बटन दबा दिया, उसे अनम्यूट कर देंगे बादल जी, मेरा अनुरोध है। पहले तो मैं स्वास्थ्य संबंधी अपनी टिप्पणी को अपडेट करना चाहूंगा जी कि इससे यात्राओं से केवल दैहिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, राजनीतिक स्वास्थ्य भी ठीक होता है। आपने ये महसूस किया होगा कि वो पप्पू जो यात्रा शुरू करने के पहले था, वो पप्पू किशोर हो गया कम से कम जी। इतना तो उन्होंने उस यात्रा में कमाया। उनके लिए शुभकामनाएं हमारी। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक यात्रा है, चुनावी यात्रा इसलिए नहीं कह सकते इसको, जैसा कि वाघमारे जी ने ठीक कहा कि इंडिया जो है, हमारे मित्र भाजपा वाले जो साथी है वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इंडिया जो है वो एक राजनीतिक गठबंधन है और उसका लक्ष्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी नामक पार्टी को, जो इस देश में सांप्रदायिकता के आधार पर कुछ मुट्ठी भर रईसों के लिए नीतियां बनाती है, उसको सत्ता से हटाया जाना चाहिए। सीधी सी बात है। इलेक्टोरल ये नहीं हो सकती क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के गठबंधन बनेंगे, जिनमें कुछ कांग्रेस के साथ होंगे, कुछ कांग्रेस के खिलाफ होंगे। जहां तक देर की बात है, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव थे 5 राज्यों वाले, उन 5 राज्यों वाले चुनाव ने भी शायद उनको प्रभावित किया होगा, उनके उस यात्रा कार्यक्रम को। लेकिन बहरहाल, जैसे कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, मैं फिर कह रहा हूं कि सभी पार्टियों को निकालनी चाहिए। देखिए, एक टिप्पणी अभी बीच में आई थी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट करना चाहता था। एक तो मैं अपने मित्र भाजपा प्रवक्ता की मदद करना चाहता था कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि देश में विकास नहीं हुआ। एक सज्जन थे जो 1993 में 5 करोड़ रुपए के मालिक थे, आज वो दुनिया के दूसरे नंबर के मालिक हैं। दुनिया में इतनी तेजी के साथ किसी एक उद्योग घराने का या व्यक्ति का आर्थिक विकास नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, आपको इसको मानना चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि हमारे देश में जितनी तेजी के साथ हवाई अड्डे और ये तमाम सारी चीजें जो पहले सरकार के नियंत्रण में हुआ करती थी, वो दूसरों के हाथ में पहुंच गई है, ये मानना चाहिए। और आप अभी बहुत अच्छी बात कही थी आपने कि ये पुरुषार्थ की बात की थी, मैं इसमें से पुरुष हटा रहा हूं, श्रम की बात कर रहे हैं कि श्रम के जरिए अर्जित रोटी में जो शक्ति होती है वो इस तरीके से मजबूरी में ली गई रोटी में नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने अभी नए साल में अपनी इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया है और गांव के इलाकों में श्रम से अर्जित रोटी पाने का जो मनरेगा नाम का एक तरीका हुआ करता था, उसके लाभार्थियों की संख्या में भी कम से कम आधी से ज्यादा कटौती कर दी है। तो जो अगर मेहनत करके खाना भी चाहता है तो उसे भी नहीं खाने दिया जाएगा, इस तरीके की नीतियां ला रहे हैं। ये अनोखी बातें हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए। बाकी जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अभी इन्होंने, हमारे मित्र ने कहा कि ये जो राम मंदिर वाला मामला है वो चुनावी नहीं है। क्या कह रहे हैं वो? नड्डा साहब की अध्यक्षता में 7 दिन पहले जो बैठक हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों से कहा गया है कि सारे के सारे 11 लाख मतदान केंद्रों से लोग दर्शन करने के लिए आने चाहिए, भले ही कम से कम 2-2 लोग आए। मैं इन्हें अपडेट करना चाहता हूं कि उस मीटिंग में उन्होंने उन 73,000 पोलिंग सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया है जहां उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी परंपरागत रूप से कमजोर है। इन चुनाव मतदान केंद्रों पर खास तौर से लोगों को राम मंदिर लाया जाना चाहिए। तो इलेक्टोरल यात्रा शुरू हो चुकी है, इसलिए जो भी यात्रा है वो इलेक्टोरल भी होंगी और पॉलिटिकल भी होंगी। उसमें छुपाने की बात क्या है? हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो हम राम के नाम पर वोट मांगेंगे? स्वीकार कीजिए ना, दिक्कत क्या है? जनता को भी तय करने दीजिए कि वो अपने राम को पोलिंग एजेंट बनना चाहती है कि नहीं चाहती। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा को हमें उतना ही लेना चाहिए। और बाकी तो आप समझते ही हैं कि इस वक्त हमारे मीडिया की जो स्थिति है, उस मीडिया की स्थिति में उनको किस तरीके का कवरेज होगा नहीं होगा। लेकिन मैं चूंकि आपकी डिबेट्स में आता हूं तो मैं ये मानता हूं कि कम से कम यहाँ संतुलित चर्चा होती है, चीजों की गहराई में जाने की कोशिश की जाती है। और अगर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें इस तरीके की यात्राओं को प्रोत्साहित ही करना चाहिए। इस यात्रा को प्रोत्साहित करना चाहिए। बादल सरोज जी स्पष्ट तौर पर इस राय के साथ है। एक हस्तक्षेप मैं लूंगा डॉक्टर साहब आपकी तरफ से, और उसके बाद आखिरी बातचीत में प्रेम कुमार जी करूंगा। तो जी डॉक्टर साहब। क्या बादल जी ने कि एक सांप्रदायिक पार्टी, तो भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है और जो सांप्रदायिक पार्टी नहीं है
वो जो अलायंस है वो कहता है कि जो हिंदू है वो डेंगू है, मलेरिया है, HIV है। और कांग्रेस का नेता ये कहता है कि जी वो हर पार्टी का अपना एक सोच है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, हर पार्टी का अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये असंप्रदायिक है, बिल्कुल असंप्रदायिक है। और भाजपा जो है वो सांप्रदायिक। ये पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कहते हैं हमारी मदद करें आप, ताकि मोदी को हम हटा सकें। ये भारत के हितैषी हैं। जो राहुल गांधी जी यात्रा करने वाले हैं वो चीन के साथ एक सीक्रेट MOU करते हैं जो आज तक नहीं बताया गया क्या है। और जब इनके ही नेता चीन को वेनमस स्नेक कहते हैं तो कहते हैं भैया इसको तुम विड्रॉ करो, ये उनका अपना है। वो भी उस समय जब चीन हमारी सेनाओं को आंखें दिखा रहा है, हमारे फौजियों को। तो ये लोग हैं। ये बताओ धीरेन्द्र जी, आपको नाराजगी किस बात से है? इन्होंने चीन के संदर्भ में टिप्पणी पर ऐसे विरोध दर्ज कराया, इस पर आपको आपत्ति है? या इससे ज्यादा आपत्ति इस बात पर है कि चीन के सैनिकों की हिम्मत कैसे हुई है कि जो हमारे को आंखें दिखा रहा है? भाई इतना और बता दो आप, बाकी तो सब ठीक है। भाई किस बात पे नाराज हो? घर के लोगों पे नाराज रहोगे या बाहर भी कुछ नाराजगी दिखाओगे? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जब चाइना का मामला आता है, राहुल गांधी ने क्या कहा कैम्ब्रिज में जाके कि चाइना में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रीडम नहीं है, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, और वो ठीक है। उन्होंने सपोर्ट किया, उनकी PPT में ये दिया हुआ है जी। तो मतलब सपोर्ट चाइना की इतनी जबरदस्त है। और MOU में कुछ ऐसा कर्ज लिया हुआ है, भगवान जाने क्या किया हुआ है। कमाल है धीरेन्द्र जी, 10 साल से सरकार आपकी है और अभी तक पता नहीं कर पाए कि क्या कर्ज लिया है और क्या MOU है। ये तो गलत बात है धीरेन्द्र जी। इतनी सक्षम सरकार होते हुए आप इतना असहाय हमारे कार्यक्रम में अपने आप को जाहिर करो, ये बात ठीक नहीं है। आप थोड़ा विचार करना इस बात पर। मैं आखिरी बातचीत के लिए प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं और जानना ये चाहता हूं कि राहुल गांधी इस यात्रा के संदर्भ में आपकी निगाह में कहां पहुंचेंगे? हमें माननीय बादल सरोज ने एक कमाल की टिप्पणी दी, भाई पप्पू किशोर हो गया, इतना तो राहुल गांधी ने अर्जित किया। किशोर से युवा की यात्रा इस यात्रा में हो जाएगी। देखिए हिमांशु जी, आपने भी कही थी बात कि राहुल गांधी ने क्या देर से यात्रा शुरू की है जी। मैं भी मानता हूं ये यात्रा तो 5 साल पहले होनी चाहिए थी। 5 साल पहले अगर ये यात्रा हुई होती तो आज परिदृश्य अलग होता जी। और यही कारण है कि चुनाव में 2019 के बाद ये हालात हो गए थे कि कांग्रेस के भीतर ही G23 बनने लगे थे जी। लेकिन इस यात्रा ने राजनीतिक अवेयरनेस पूरे विपक्ष को दिया है, सिर्फ कांग्रेस जनों को नहीं दिया है जी। यही कारण है कि जिस कांग्रेस के गिर्द 2019 में राजनीतिक दल इकट्ठा नहीं हो रहे थे, उसी कांग्रेस के गिर्द 2024 में इकट्ठा हो रहे हैं। ये इस यात्रा का इतना कोर और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसी से हम कुछ एनालाइज कर सकते हैं कि आगे भी ये यात्रा उसी रूप में आगे बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी जी। तो कुल मिलाकर प्रेम कुमार जी ने हमारे विषय के साथ में अपने कंक्लूसिव स्टेटमेंट को कनेक्ट कर दिया। हमारा विषय था नई यात्रा नई उम्मीद। तो प्रेम कुमार जी बता रहे हैं कि भाई उम्मीद तो पैदा करा दी है, अब वो उम्मीद कहां जाकर पूरी होगी ये सवाल है। पर इस बात पर सभी एक राय है कि यात्रा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो अपनी पहली यात्रा थी वो बड़ी संजीदगी के साथ पूरी की थी, इस बात में कोई संशय नहीं है। पर क्या वो समाज में वह प्रभाव छोड़ पाई जिस प्रभाव की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी को यात्रा के संदर्भ में थी? और क्या वह प्रभाव, भले ही पार्टी इंकार करे ये चुनावी नहीं है, पर इस देश का हर वो बच्चा जिसकी चुनाव में तनिक भी दिलचस्पी है मान रहा है कि इस यात्रा के निहितार्थ चुनाव में निहित हैं। अगर इस चुनाव में कांग्रेस तनिक भी अगर जीत गई तो क्या इसका श्रेय राहुल गांधी की यात्रा को देने से इंकार करेगी? और अगर इससे इंकार नहीं करेगी तो अगर सफलता ना मिली तो राहुल गांधी की यात्रा की विफलता को लेकर भी चर्चा तो होगी। पर राहुल गांधी की सराहना इस संदर्भ में होनी चाहिए कि वह एक साहसपूर्ण यात्रा पर फिर निकल रहे हैं। हमारे तमाम पैनलिस्टों ने उन्हें शुभकामनाएं दी, हो सकता है धीरेन्द्र जी भी देना चाहें, लेकिन हम राहुल गांधी को इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। यह देश विमर्श का देश है, यह देश संवाद का देश है। इस देश ने सवाल और उत्तरों के माध्यम से ही जीवन के तमाम पहलुओं को दुनिया के सामने रखा है। उम्मीद करते हैं
इस यात्रा के दौरान भी सवाल निकलेंगे और सवालों के उत्तर भी हासिल होंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस यात्रा को सार्थक बनाने के लिए हिस्सा बनने के संदर्भ में। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर इस यात्रा के उद्देश्य को समर्पित कुछ यूं है कि मुमकिन है सफर हो आसा, अब साथ भी चलकर देखें। मुमकिन है सफर हो आसा, अब साथ भी चलकर देखें। कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। क्या कमाल की बात निजाम फाजली जी ने कही थी ना। तो शुभकामनाएं राहुल गांधी जी आपको यात्रा के लिए, और मुझे दी है कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।